वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। पहले लेक्चर में जो है हमने इंट्रोडक्शन देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और किस तरह हम इस सब्जेक्ट में इसको लेके चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर्स। कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को इसमें हम डिस्कस करेंगे और उसके जो कंटेंट्स हैं उसमें 1.1 में जो है कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन है, 1.2 में इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर है, 1.3 में स्टोरेज स्ट्रक्चर है और उसकी हायरार्की होगी, और 1.4 में जो है हार्डवेयर प्रोटेक्शन की बात हम करेंगे। ये जो डायग्राम आपके सामने है इसको आपने बहुत दफ़ा अब तक पढ़ा होगा। इसमें आप देखें तो इनपुट है, उसके बाद सीपीयू है और उसके बाद आउटपुट यूनिट है। तीन चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और सीपीयू में फर्दर हम देखते हैं कि मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कोई भी ऑपरेशन आप कंप्यूटर पर जब करते हैं तो इनपुट उसको दी जाती है, ठीक है। और जब भी हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो वो बेसिकली हम क्या करते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं। तो सीपीयू उस इनपुट को रिसीव करता है, उस पर उसके मुताबिक काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मैथमेटिशियन के हिसाब से अगर कुछ काम करना, मैथमेटिकल कोई काम करना है तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा और कैलकुलेशन परफॉर्म करके आउटपुट पे हमें आउटपुट फ्राहम कर देगा। तो किसी भी सिस्टम को जब हम इनपुट देते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है, सीपीयू में अपनी इंस्ट्रक्शन भेजता है और वो उसको कंट्रोल करके और परफॉर्म करके आउटपुट हमें फ्राहम करता है। उसके बाद स्लाइड नंबर 3 पे अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम है क्या, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। 4 मेन पॉइंट हैं कंप्यूटर सिस्टम के। एक उसकी हार्डवेयर लेयर होती है, उसके बाद कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स और यूज़र्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हार्डवेयर का यूज़र के साथ लिंक क्रिएट करता है, यानी पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 के साथ लिंक क्रिएट होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका इंटरफेस बनता है, बेसिकली दरमियानी हिस्सा बनता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को यानी माउस को, कीबोर्ड को, इसके जितने भी हमारे पास मॉनिटर है, जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, यूज़र तक किस तरह एक्सेस हो सकती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो सकती है। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं। हार्डवेयर क्या है, विच प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। हार्डवेयर के अंदर हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेज द यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। वो हार्डवेयर के यूज़ को क्या करता है, मैनेज करता है, जिसमें हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं। ठीक है, फॉर द वेरियस यूज़र एंड प्रोवाइड द यूज़र अ रिलेटिवली सिंपल मशीन टू यूज़। तो यूज़र को वो एक सिंपल मशीन बना के देता है कि सादा तरीके से आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो इंस्टॉल नहीं है तो आप कभी भी अपना कंप्यूटर यूज़ नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और ना उस पर कोई काम कर पाएंगे। तो जब तक विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट डिफाइंस द वे इन विच सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज टू सॉल्विंग द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। जैसे कंपाइलर है हमारे पास, डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद वीडियो गेम्स है, बिजनेस प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन है इसकी। अब उसके बाद नंबर 4 पे यूज़र, जिसका हमने लिंक क्रिएट करना था हार्डवेयर के साथ, विच इंक्लूड्स पीपल। यूज़र कोई मशीन भी हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है, ठीक है, और कोई कंप्यूटर भी हो सकता है। उसके बाद जो है लेयर्ड व्यू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम का वही व्यू आपको दिखाया गया है। इसमें भी अगर आप देखें तो यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 और ये अंत तक यूज़र चल रहे हैं, ठीक है। तो उन तमाम यूज़र्स की हम क्या करते हैं, एक्सेस हार्डवेयर के साथ लिंक बेसिकली हम बनाते हैं। तो हार्डवेयर के साथ लिंक कब बनेगा, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसका इंटरफेस बनेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसके दरमियान आएगा तो तभी हम हार्डवेयर के साथ लिंक कर पाएंगे। उसके बाद है पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम का पर्पज़ क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर पे और एक हार्डवेयर पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। दैट आर कंबाइंड टू प्रोवाइड अ टूल टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर पे मुश्तमिल हो सकता है। इन एन एफिशिएंट मैनर, अच्छे तरीके से किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर
पे मुश्तमिल होने वाले आले को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, या इसका ये पर्पज़ है, और ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर अगर आप देखें तो इसमें रेड कलर की हमें सिस्टम बस नज़र आ रही होगी। रेड कलर जितने भी एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली सिस्टम बस जो चलती है कंप्यूटर के अंदर, वो एड्रेस पास करती है हर एक कंपोनेंट को। और अगर आप देखें तो ये बड़ा प्रोमिनेंट शो हो रहा है हमें कि एक सिस्टम बस जो है उसी के ज़रिए हम सीडी, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड, इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो रोम और रैम जो है उसमें भी एक बस इंस्टॉल, जिसे मेम बस कहते हैं, ठीक है जी। और इंटीजर कंट्रोल, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और कैशे, ये सारी चीज़ें ये प्रोसेसर के थ्रू उसको मिल रही हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम बस ही सबको इंस्ट्रक्शंस पास करती है कि किस तरह सिस्टम को लेके चलना है, और इस एड्रेस के बगैर हम किसी भी कंपोनेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इसकी जस्ट एक डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर की। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? जैसा कि पहले मैंने डिफाइन किया है, इसको मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान जो दरमियानी लिंक क्रिएट करता है, उस प्रोग्राम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये सिंपल इसकी एग्जांपल है। प्रोवाइड्स द यूज़र अ सिंपलर वर्चुअल मशीन टू वर्क विद। अब वर्चुअल मशीन इसको क्यों कहा गया है? वर्चुअल मशीन इस वजह से कहा गया है कि जो मशीन हम सोचते हैं कि ये काम हमें करके दे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम सोचते हैं कि ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम करना चाहिए, अगर तो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है। यूज़र को एक सिंपल, जो सिस्टम को यूज़ करने वाला बंदा है, उसको एक आसान तरीका फ्राहम करता है, जो भी आपने मशीन दिमाग में उसकी वर्किंग सोची हुई है वो आप कंप्लीट करें, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन उसकी है कि ऑल अ प्रोग्राम दैट एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स। एलोकेट्स क्या होता है? किसी चीज़ को कोई टास्क देना, और डी एलोकेट उस टास्क कंप्लीशन के बाद उससे वापस ले लेना, ठीक है जी। तो अ प्रोग्राम दैट एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट फेयर एंड सिक्योर मैनर। तो ये क्या करता है? सिस्टम रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले ये आपको पता होना चाहिए। रिसोर्सेज बेसिकली किसी भी टास्क को या किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो उसे काम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर प्रिंट करना है, ठीक है, वर्ड की फ़ाइल को मैंने प्रिंट करना है, और मैं उसके साथ ही वर्ड पे पावर पॉइंट भी ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे पास इस वक्त करंटली दो जो है टास्क चल रहे होंगे। एक जो है किस पे चल रहा होगा? एक पावर पॉइंट पर और एक वर्ड पे चल रहा होगा। अब अगर मैं इन दोनों चीज़ों को देखूँ तो इसका मतलब है जब ये दो चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेमोरी तो स्टोर हो रही होगी ना, और कहीं ना कहीं कोई चीज़ यूज़ हो रही होगी जिसकी वजह से ये हमें सारे डिस्प्ले होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये सीपीयू जो है क्या करेगा? बारी बारी दोनों को मिलेगा और दोनों अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो एलोकेट्स का मतलब है रिसोर्सेज मिलते हैं, जो रिसोर्स बेसिकली सीपीयू उठा के अगर किसी एक टास्क को दिया जाए तो वो रिसोर्स एलोकेशन कहलाएगी। और सीपीयू अगर उस टास्क कंप्लीशन के बाद हम सीपीयू उससे लेकर किसी दूसरे टास्क को दे दें तो वो क्या हम कराएंगे? वो भी रिसोर्स एलोकेशन ही होगी। लेकिन जिस रिसोर्स का काम ख़त्म हो गया है, जिसका टास्क ख़त्म हो गया है, उससे जब हम ले लेंगे वापस तो उसको डी एलोकेट्स कहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो इसमें रिसोर्स मैनेजर भी है। तो रिसोर्स मैनेजर वो है जो इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक हिस्सा है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या हैं? गोल्स में अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम ईजियर। यूज़र की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से आसानी से सॉल्व करता है और प्रोग्राम को आसान बनाता है। नंबर 2 जो है मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। कंप्यूटर सिस्टम को आसान तरीके से इस्तेमाल करने में भी ये रहनुमाई करता है। उसके बाद यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। कंप्यूटर हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आलात हैं, उनको इस्तेमाल करने का हमें एक एफिशिएंट हल देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है? उसके टाइप्स की अगर बात करें तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही बंदा सिर्फ एक सिस्टम को एक टाइम पे यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा यूज़र एक सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते। और ये पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम
डेडिकेटेड टू अ सिंगल यूज़र, ये सिंगल यूज़र के लिए ही है, ठीक है। इंटरेक्टिव होते हैं क्योंकि एक ही इंसान के साथ सिस्टम की इंटरेक्शन रहती है, तो इसलिए इंटरेक्टिव कहा गया है। इंटरेक्शन मतलब उसके साथ उसका लिंक रहता है, ठीक है। यूज़र कन्वीनियंस, यूज़र को कन्वींस करने का तरीका होता है, क्योंकि एक ही, जब आपको पता हो कि ये एक सिस्टम मेरे लिए ही है, तो यूज़र कन्वीनियंस हो जाता है उस पर, ठीक है। और रिस्पॉन्सिवनेस, इसका रिस्पॉन्स भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई और बंदा इससे इस्तेमाल नहीं करता, तो रिस्पॉन्स टाइम भी उसका मैक्सिमम हो जाता है। उसमें अगर हम देखें कैन अडॉप्ट टेक्नोलॉजी डेवलप फॉर लार्जर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो नई अगर टेक्नोलॉजी आती है तो आसानी से हम डेवलप उसे कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेस, मल्टी यूज़र भी हो सकते हैं ये, ठीक है। उस पर आगे जाके हम देखते हैं। इंडिविजुअल्स यूजली हैव सोल यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड डू नॉट नीड एडवांस प्रोटेक्शन फीचर। सो एडवांस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने अपना सिस्टम खुद ही यूज़ करना है। तो सिंगल यूज़र की सूरत में सिर्फ एक बंदे को अपनी पता है कि मैंने कौन कौन सी फाइल्स ओपन की हैं, कौन सी फाइल किधर सेव की हुई है, ठीक है। तो हम उस वजह से जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मे रन सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये टाइप्स उसकी कुछ विंडोज़ हैं, ठीक है। विंडोज़ जैसे अब तक विंडो 10 चल रही है, विंडो 10 की अपडेट पिछले दिनों ही आई है, ठीक है। मैक ओएस है, यूनिक्स है और लिनक्स है, ये इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स के नाम। बैच सिस्टम क्या होता है? बैच सिस्टम अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो इसमें क्या करते हैं हम, सिंगल यूज़र नहीं होता, बल्कि हम क्या करते हैं, सारी की सारी जॉब्स को, यानी जो काम आपने करने हैं, जो भी काम करने हैं उसको एक ग्रुप की फॉर्म में तरतीब दिया जाता है और उसको उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जाता है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उनको बैचेस में कन्वर्ट करता है। बैचेस में कन्वर्ट करके बारी बारी हर एक जॉब को क्या करता है, रिसोर्स एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है। और जब वो रिसोर्स एलोकेट होता है, तो जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब कि उसको सीपीयू दिया, उसने टास्क अपना कंप्लीट कर लिया। टास्क कंप्लीट करने के बाद उसने दोबारा जॉब 2 पे आ गया। अब सीपीयू जब जॉब 2 को मिला तो उसने अपना काम ख़त्म किया, तो उसने काम ख़त्म करके क्या किया जी, जॉब 3 को दे दिया, ठीक है। जॉब 3 के बाद उसने अपना काम कंप्लीट करके जॉब 4 को दे दिया। तो इस तरह ये जॉब एन तक चल रहा है, यानी कि एक टाइम पे यहाँ पे भी एक ही चल रहा है, लेकिन ये एक ग्रुप की फॉर्म में है, ठीक है। ये एक ग्रुप की फॉर्म में है, सिंगल यूज़र, और इसमें आपको फ़र्क का पता होना चाहिए, वो ग्रुप की फॉर्म में नहीं था, ठीक है। इसमें इसको रीड आउट एक दफ़ा मैं कर देता हूँ। बैच प्रोसेसिंग इज़ अ टेक्निक इन विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट्स द प्रोग्राम्स, ठीक है। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को इकट्ठा करता है एंड डाटा टुगेदर इन अ बैच, के डाटा को इकट्ठा करता है बैचेस की फॉर्म में। बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट्स, प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने से पहले वो क्या करता है, ग्रुप की फॉर्म में डाटा इकट्ठा करता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हेन अ जॉब इज प्रोसीड द सिस्टम ट्रांसफर द इंटायर कंट्रोल ओवर टू इट, ठीक है। तो जब एक जॉब कंप्लीट हो जाता है तो सारा कंट्रोल जो है वो दूसरी जॉब के पास आ जाता है। वंस इट इज़ डन, जब वो हो जाते हैं, द कंट्रोल शिफ्ट टू द नेक्स्ट जॉब, तो सीपीयू का कंट्रोल किसके पास चला जाता है, नेक्स्ट जॉब के पास, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। एंड सो ऑन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू बैच प्रोसेसिंग, कौन सी एक्टिविटी करता है जी, द ओएस डिफाइन अ जॉब विच हैज़ प्री डिफाइंड। ओएस क्या करता है, उस जॉब को बताता है जो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मतलब जो आपकी ग्रुप में मौजूद है, अगर वो ग्रुप में मौजूद नहीं है, आप बाहर से कोई जॉब एंटर करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, कमांड का सीक्वेंस होना चाहिए, यानी जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, तो सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है इसमें। प्रोग्राम्स एंड डाटा एज अ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट की फॉर्म में क्यों होता है, जब एक ग्रुप बन जाता है तो वो एक ग्रुप में हम सिंगल यूनिट उसको कह सकते हैं, और सिंगल यूनिट के अंदर ही वो जॉब्स को उठा के उस पर काम। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए या करंट के लिहाज से एप्लीकेशन इसकी क्या है, तो पहले जो था फर्स्ट रूडिमेंट्री सिस्टम था, यानी लिमिटेड सिस्टम था। लिमिटेड सिस्टम क्यों था, अगर आप इस स्लाइड को देखें तो इसमें पता चल रहा है कि एक लेडी है और उसके सामने एक आदमी है, तो ये एक रो बनी हुई है। अब पहले इस तरह होता था कि एक बंदा काम कंप्लीट करे, उसके बाद दूसरे की बारी आए। इस पर लिखा भी हुआ है कि बैच प्रोसेसिंग इज़ एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीरीज़ ऑफ, सीरीज़ की अगर हम बात करें तो सीरीज़ में पता चलता है कि एक सिलसिलावार है, तो पहले एक का काम होगा उसके बाद दूसरे का काम होगा। सीरीज़ ऑफ जॉब्स इन अ प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। मैनुअल इंटरवेंशन का मतलब ये है कि ये ना हो कि एक बंदा कितार क्रॉस करके आगे आ जाए, ठीक है जी। इस पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। यूज़र ऑपरेटर के इक्वल क्यों नहीं था जी, क्योंकि पहले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे,
और बैच सिस्टम में ये था कि जिस बंदे को सिस्टम यूज़ करना आता है हो सकता है कि उसको उसकी ज़रूरत ना हो, और जिसको उसकी ज़रूरत है हो सकता है उसको सिस्टम यूज़ करना आता ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम टीसीएस करवाने जाते हैं तो टीसीएस का अगर हम खुद जानते हैं सारे मामलात, तो फिर तो यूज़र भी खुद ही हैं, ऑपरेटर भी खुद ही हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम टीसीएस जब करवाने जाते हैं तो ऑपरेटर कोई और होता है जो उधर जॉब कर रहे होते हैं, और यूज़र हम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टीसीएस की ज़रूरत है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उस लिंक को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद रिड्यूस सेटअप टाइम बाय बैचिंग सिमिलर जॉब्स। एक जैसी जॉब को क्या करता है वो इकट्ठा करता है और एक ही टाइम पे कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें वर्ड पे ज़्यादा काम करना है तो वो क्या करेगा, वर्ड वाला सारा काम उठाएगा, ग्रुप की सूरत में सीपीयू को देगा, सीपीयू वो काम करके उसके बाद जो है वापस रिटर्न करेगा। अब ये सेटअप टाइम को रिड्यूस करता है, रिड्यूस मतलब ये कम कर देता है। ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंस ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। एक जॉब से दूसरी जॉब को ऑटोमेटिक कंट्रोल मिल जाता है। अभी इस तरह के हैं मामला, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंट मॉनिटर की अगर बात करें तो वो एक सेटअप उसमें कंक्लूजन उसका बताया हुआ है कि इनिशियल कंट्रोल टू मॉनिटर, पहले कंट्रोल मॉनिटर के पास होता है, कंट्रोल ट्रांसफ़र टू जॉब, ठीक है जी। पहले कंट्रोल किसके पास होता है जी, मॉनिटर के पास। उसके बाद कंट्रोल जॉब को मिल जाता है, व्हेन जॉब कंप्लीट्स कंट्रोल ट्रांसफ़र बैक टू द मॉनिटर। तो ये इसका सेटअप है। उसके बाद मल्टी प्रोग्राम सिस्टम भी होते हैं, जैसे पहले मैंने बात की कि सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है, सेवरल जॉब्स आर केप्ट इन द मेन मेमोरी। बहुत सारी जॉब्स होती हैं मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है, एट द सेम टाइम, एक टाइम पे। एंड द सीपीयू इज मल्टीप्लेक्स्ड। मल्टीप्लेक्स किसे कहते हैं, एक इनपुट को बहुत सारी आउटपुट में तकसीम कर देना क्या कहलाता है, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जब आपने मल्टीप्लेक्सर पढ़े थे तो हमने देखा था कि एक इनपुट को बहुत सारी आउटपुट्स में तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल जो है रेडियो है हमारे पास। रेडियो में फ्रिक्वेंसी जब हम सेट करते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जब नाब के ज़रिए हम सेट करते हैं तो वो मल्टीप्लेक्सिंग ही होती है उसके अंदर, और उसमें से किसी एक स्पेसिफिक को सेट करते हैं और उस पर हमें जाके वो चैनल मिलता है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग इसके अंदर भी ये है कि बहुत सारी जॉब्स हैं, किसी एक को सिलेक्ट करके उसको जो है वो सीपीयू देना है। एग्जांपल इसकी लिखी हुई है, एग्जांपल 2 प्रोसेसेस P1 एंड P2। प्रोसेस कोई भी हो सकता है, कोई भी काम जो आप सिस्टम पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वर्ड की फ़ाइल है ओपन आपने की या कोई और काम। P2 विद CPU एंड इनपुट बस ऑफ 1 टाइम यूनिट ईच। अब ये लाइन शो कर रही है CPU बस, यानी CPU का भी यूज़ होगा, और ये इनपुट यानी इनपुट और आउटपुट का काम कब होगा। तो इसको आप माइंड में रख लें कि CPU जब यूज़ होगा तो ब्लैक लाइन होगी, और जब इनपुट या आउटपुट का काम होगा तो तब ऑरेंज लाइन जो है वो शो होगी। तो ये दिखाई हुई उसका सीक्वेंस दिखाया हुआ है कि जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 इस तरह से चलेगा। इसको अगर आप देखें तो सिंगल यूज़र में क्या था, सिंगल जब यूज़र था तो उसमें क्या होता था, ये ब्लैक लाइन हमें पता है CPU यूज़र को शो कर रही है। ये पहले CPU यूज़ हुआ, उसके बाद इनपुट या आउटपुट का कोई काम आ गया, उसके बाद CPU यूज़ हुआ, उसके बाद इनपुट आउटपुट का काम आ गया, ठीक है। सेम दोबारा फिर हमारे पास CPU पे आ गया वो कंट्रोल। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले P1 का काम कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद P2 की बारी आएगी, ठीक है। लेकिन मल्टी यूज़र पे जब हम आते हैं, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम पे आते हैं, तो उसमें हमें CPU फ्री नहीं मिलता। इसमें हमें पता चल रहा है कि CPU एक टाइम पे फ्री है, यानी जब ये हमारे पास CPU का काम है, जब हमने इनपुट आउटपुट पे आना है तो उस वक्त ये CPU फ्री है। तो हम CPU को फ्री रखना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब CPU फ्री हो जाएगा तो उसका तो फिर मतलब वो लॉस हो जाएगा ना, टाइम कंज्यूमिंग होगी वो, ठीक है। तो उसकी यूज़बिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। इस चैप्टर का मकसद भी ये है कि हार्डवेयर में जो CPU है, CPU को मैक्सिमम यूटिलाइज आपने करना है, मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। इसको अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले CPU यूज़ हो रहा है, और उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, इनपुट और आउटपुट। लेकिन अगर आप देखें तो इसके साथ ही जब इनपुट और आउटपुट चल रही हैं, इनपुट और आउटपुट का काम हो रहा है, उस वक्त जो है CPU भी साथ यूज़ हो रहा है P2 का। यानी P2 यहाँ पे क्या हुआ, P1 ने CPU यूज़ करके P2 को कंट्रोल दे दिया। जब CPU ने अपना काम कर लिया, उसने दोबारा फिर P1 को कंट्रोल दे दिया।
और एक वक्त में ये दो काम हो रहे हैं। एक वक्त में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या चल रहा है जी, हमारे पास CPU यूज़ हो रहा है, लेकिन उस वक्त यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का काम हो रहा है, और यहाँ पे ये CPU यूज़ करके दोबारा कंट्रोल P2 को दे रहा है। तो इसी तरह ये इसका सारा सीक्वेंस चलेगा। ठीक है जी। टाइम शेयरिंग सिस्टम की बात करते हैं, एन इंटरेक्टिव सिस्टम विद मल्टी प्रोग्रामिंग। अब टाइम भी शेयरिंग होती है, क्योंकि हर एक यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम शेयरिंग ही है बेसिकली। ठीक है, ये CPU टाइम शेयर ही दोनों से कर रहा है। ठीक है। अ जॉब इज स्वैप इन एंड आउट। स्वैप इन जब होती है तो उसको CPU मिल जाता है, स्वैप आउट जब कोई जॉब जाती है तो उसको CPU से ले लिया जाता है, वो मेमोरी टू द डिस्क इफ नीडेड। तो जितना टाइम जॉब को चाहिए होता है वो कंज्यूम करके दोबारा कंट्रोल वापस कर देती है। रियल टाइम सिस्टम कौन सा है जी? वेल डिफाइंड फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कहते हैं कि वो लिमिट्स, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिट्स, तो वेल डिफाइंड फिक्स टाइम लिमिट्स होती हैं इसकी। ठीक है। अब ऑफन यूज एज अ कंट्रोल डिवाइस इन डेडिकेटेड एप्लीकेशन सच एज कंट्रोलिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करना, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम जैसे ECG करते हैं तो वो उसमें एक टाइमलाइन शो हो रही होती है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्री में अगर आप जाएँ तो अगर आप लिफ्ट्स में अगर आपने देखा हो तो उसमें भी एक कंट्रोल सिस्टम हमें दिखाया गया होता है। और इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी PLCs जैसे हैं और बहुत सारे हालात हैं जिसमें डिस्प्ले करके उसका टाइम शो किया होता है। ठीक है। एंड सम डिस्प्ले सिस्टम, इसके अलावा भी और बहुत सारे डिस्प्ले सिस्टम हैं जिसमें रियल टाइम सिस्टम होना चाहिए। रियल टाइम सिस्टम में भी आइदर हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम। अब हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम को समझना बहुत ज़रूरी है। हार्ड रियल टाइम क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज लिमिटेड और एब्सेंट। सेकेंडरी स्टोरेज आपकी है ही नहीं। ठीक है। डाटा स्टोर्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी डाटा होता है वो रीडेबल नहीं होता, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। ठीक है। ये मेमोरी रीड ओनली होगी। तो इसमें हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी डाटा होगा वो जस्ट रीड ओनली होगा जब आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज एब्सेंट होगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जो टास्क आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो है स्लाइड्स मैंने जो बनाई हैं वो मैंने पावर पॉइंट पे बनाई है, तो अभी मैं जो यूज़ कर रहा था प्रोग्राम वो कौन सा था? करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट पे जो अभी डाटा पड़ा हुआ है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। जब मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से जाता रहेगा, लेकिन मेरे पास डाटा जो मैंने सेव करके रखी हुई है फाइल्स पहले से मौजूद पावर पॉइंट की, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ी हुई है। ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नो वर्चुअल मेमोरी, टाइम कैन नॉट बी वेस्टेड। वर्चुअल मेमोरी नहीं होती, टाइम कंज्यूम नहीं होता। और इंस्टॉलेशन और ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, तो एड्रेसेस को ट्रांसलेट करना भी जो है वो इस पर टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम होता है और जो चीज़ आप रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं वो हमें मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोड स्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंसी, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं होती। प्लानिंग लैंडिंग सिस्टम, प्लेन लैंडिंग सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, रेसिप्रेटर्स, इसमें सारी ये यूज़ होती हैं। सॉफ्ट रियल टाइम कौन सा होता है जी? आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस विद इन द गिवन टाइम। ये बहुत मेन चीज़ है। अगर आपकी आउटपुट जो है गिवन टाइम में आपको मिल जाए तो वो सॉफ्ट रियल टाइम होगा, और अगर वो आउटपुट आपको गिवन टाइम में ना मिले तो वो हार्ड रियल टाइम होगा। ये दोनों में मेन फ़र्क है। गिवन टाइम कंस्ट्रेंट्स, बट इफ़ इट इज़ नॉट, द रिज़ल्ट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटिंग। तो रिज़ल्ट अगर लाइफ थ्रेटिंग होगा, थ्रेटिंग कहते हैं किसी चीज़ का अगर डर हो। थ्रेट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको आगे जाकर हम पढ़ेंगे। ठीक है। द रिज़ल्ट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटिंग, तो रिज़ल्ट उसका क्या, अगर थ्रेटिंग आ जाए तो वो हार्ड रियल टाइम होगा। यूज़फुल इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में यूज़फुल होता है। तो मल्टीमीडिया वर्चुअल रियलिटी दिखाई गई है इसमें, इन दोनों चीज़ों में। उसके अलावा रिक्वायरिंग एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर, तो ये यूज़फुल है, इसकी एप्लीकेशन बताई गई है। लास्ट पे जो हम देखते हैं इंटरप्ट क्या, ट्रैप क्या और सिग्नल क्या है, ये तीनों चीज़ों में फ़र्क बताया गया है। एन इंटरप्ट या सिग्नल जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस से जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो माउस है चाहे वो कीबोर्ड है, उससे भी जो भी आप इंस्ट्रक्शन पास करते हैं तो वो इंटरप्ट होता है। यूजली एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू गेट CPU अटेंशन। CPU की अटेंशन लेने के लिए हम वो बेसिकली करते हैं, क्योंकि जो भी काम हम कीबोर्ड या माउस के ज़रिए करते हैं वो हम क्या करते हैं, किसी प्रोसेस को
किसी भी काम को प्रोसेस करवाने के लिए हम करते हैं। तो जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो तब हमें वो डी एलोकेट कर देता है। उसके बाद जो है द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज यूजली सिग्नल बाय एन इंटरप्ट। किसी भी इवेंट का जो जितनी बार भी वो आता है, ठीक है, वो इंटरप्ट के ज़रिए माना जाता है, मापा जाता है। फ्रॉम आइदर द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो हार्डवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर में ट्रिगर कहते हैं चेंज होना, मतलब अगर ज़ीरो है तो वो 1 हो जाए, या 1 है तो 0 हो जाए, या इसको आप यूँ समझ लें कि ऑन है तो ऑफ की कंडीशन में चला जाए, या ऑफ है तो ऑन की कंडीशन में। हार्डवेयर में ट्रिगर एंड इंटरप्ट एट एनी टाइम, मतलब जब आप इंटरप्ट जब क्रिएट करते हैं इनपुट या आउटपुट के ज़रिए तो हार्डवेयर ट्रिगर कर जाता है, ठीक है। हार्डवेयर ट्रिगर करके कहाँ पे सीपीयू के टेंशन लेना चाहता है। एट एनी टाइम बाय सेंडिंग अ सिग्नल टू अ सीपीयू यूजली बाय वे ऑफ द सिस्टम बस, सिस्टम बस के थ्रू, जैसे कि हमने डायग्राम में भी पीछे देखा कि सिस्टम बस के थ्रू ही सारे एड्रेसेस पास होते हैं। सॉफ्टवेयर में ट्रिगर एंड इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग अ स्पेशल ऑपरेशन कॉल्ड अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल की डेफिनेशन लिखी हुई है, किसके ज़रिए ये सॉफ्टवेयर ट्रिगर करते हैं, एग्जीक्यूटिंग स्पेशल ऑपरेशन। स्पेशल ऑपरेशन को हम सिस्टम कॉल कहते हैं। जब भी इंटरप्ट क्रिएट होगा तो सिस्टम कॉल जो है वो क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद ये इसमें डिस्प्ले करके दिखाया गया। इसके बाद ट्रैप की बात करते हैं। अ ट्रैप इज़ अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट, ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है। मिसाल के तौर पर डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। काज्ड आइदर बाय एन एरर, वो एरर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता है कि जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है और वो डिस्प्ले नहीं करता। अगर आप कैलकुलेटर में भी करें तो वो मैथ एरर शो कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैप कहते हैं। इसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड होगा कोई भी सिग्नल, सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो इंटरप्शन होती है उसको ट्रैप कहते हैं, और हार्डवेयर की वजह से जो इंटरप्ट होती है उसको हम इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर की वजह से जो भी सिस्टम के अंदर क्लैश आएगा वो इंटरप्ट जो भी होगी उसको हम इंटरप्ट का नाम देंगे, और अगर इंटरप्ट सॉफ्टवेयर की वजह से आता है तो उसको ट्रैप का नाम देंगे। नेक्स्ट जो है सिग्नल किसे कहता है। सिग्नल इज एन इवेंट जनरेटेड टू गेट अटेंशन ऑफ अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की अटेंशन लेने के लिए क्या करते हैं, इवेंट जनरेट जो भी होता है उसको सिग्नल कहते हैं। अ यूज़र और अ प्रोसेस में जनरेट अ सिग्नल, यूज़र और प्रोसेस क्या करता है, सिग्नल को जनरेट कर सकता है, ठीक है जी। तो आज का ये लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।